अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे AIAPGT 2019 का। आज उसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे और इससे पहले दो पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी अहम बात यह है कि जो दो पार्ट देखे हैं जिन भी लोगों ने, उन्होंने देखा होगा, थोड़ी सी भी अगर तैयारी उन्होंने कर रखी है, कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है पेपर। बस थोड़ा सा अगर फोकस्ड होके उन टॉपिक्स की तैयारी कर ली जाए जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और बार बार वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो बहुत आसान है। जो हमने ये किया था इससे पहले, तो उसमें ये बताया गया था कि कितने आसान सवाल हैं और डायरेक्ट रहबर से और जामिया लदविया से सवाल आ रहे थे, उन्हें हमने देखा, डिस्कस किया। खैर, मैंने पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह जो AIAPGT 2024 होगा उसके लिए बहुत सारा मटेरियल हम इस अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए। और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, जाके उसे भी ज्वाइन करेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को उससे फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। 40 सवाल हम डिस्कस कर चुके, 20 इस वीडियो में कर लेंगे तो 60 सवाल हमारे अब हो जाएंगे। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ अर्क-ए-अजीब। अर्क-ए-अजीब जानते हैं ना क्या है? इसे कहा जाता है कि बदन की माँ की तरह होता है। मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं IBT से कर रहा हूँ, MD। और अर्क-अजीब जो है, जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी 2-3 बूंदे लगा के मालिश करवा दी जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। ये बदन इंसान का उसी तरह से ख्याल रखता है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। इसके बारे में बात बहुत मशहूर है। तो मुझे लगता है सभी को शायद इसका आंसर पता होगा कि क्या है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही आंसर है जौहर गिलो। ये जो है सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना और सत्य काफूर से बना है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, जो बच्चे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। मेरा फेवरेट है ये अर्क-अजीब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ माजून फंजानोसिस, फिर से बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है खबसुल हदीद। चलिए फंजानोस के बारे में और भी थोड़ी सी बात कर लें, ये सवाल और तरीके से भी आ सकता है। फंजानोस जो है वो एक फारसी लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है। और फंज का मतलब यहाँ 5 से है कि इसके अंदर 5 इंग्रेडिएंट है। 5 कौन कौन से हैं? हलेला, बलेला, आमला और ये खबसुल हदीद और शहद। और इसका जूज़े खास क्या है? जूज़े खास है खबसुल हदीद। यही सवाल में पूछा गया था और ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ तिरियाके नज़ला इज। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर से डायरेक्ट सवाल सब जामिया लदविया के हैं, आने वाले सवाल हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें हर हाल में पता होना ही है ये। इसका सही जवाब है बी, पोस्ट खसखस। ठीक है, क्रिया के नज़ला का चीफ इंग्रेडिएंट है पोस्ट खसखस। क्रिया के अरबा का क्या है बताइए। क्रिया के अरबा का भी डिस्कस कर लें जब क्रिया की बात हो रही। अरबा, क्रिया के अरबा का है बुल्गार, और क्रिया के पेचिश का है हलेला जर्द। एच का बड़ा जोर है इसमें। ठीक है, एक बात और ये आखिरी बता दूं इसके बारे में, क्योंकि तिरियाक का सवाल आ सकता है। ये माजून होता है तिरिया के अरबा, और तिरिया के पेचिस जो है ये सफूफ होता है। देखिए 4 सवाल हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तिरिया के नज़ला का जो है चीफ इंग्रेडिएंट पोस्ट खसखस, तिरिया के अरबा का बुल्गार, तिरिया के पेचिस का हलेला जर्द, तिरिया के अरबा क्या है? माजून, और तिरिया के पेचिस क्या है? सफूफ। तो आगे बढ़ते हैं। द टर्म बसरुल बस्ता इज यूज्ड विद। बहुत पूछा गया सवाल, बदनाम सवाल। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए बसरा बस्ता क्या होता है। इसका सही जवाब है कसौफ। तुखम कसौफ को कहते हैं। सैदला का ये सवाल है, बड़ा आसान। जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है ना सैदला की जामिया लदविया में,
वो सारी की सारी कंठस्थ जो हिंदी में कहते हैं, हाफजा बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें से एक आधा सवाल तो आना ही आना है भाई। सैदला में से सवाल आता ही है, कोई सब्जेक्ट छूटता नहीं। और सैदला में से सबसे अहम क्या है, सैदला की टर्मिनोलॉजी, तो वो सवाल तो आना ही आना है। तो बसरुल बस्ता क्या होता है, तुखम कसोफ जो होता है, बसरुल बस्ता का मतलब क्या होता है, पोटली में बांधना। बस्ता देखो आ रहा, बस्ता का मतलब पोटली तो होगा ही, पोटली में बांधना। ये एक तरह की टेक्निक है सैदला की, पोटली में बांध के जो है उसमें कसौस को प्रोसेस किया जाता है, तो उसे बसरुल बस्ता कहते हैं। अच्छा, फिर एक एक वर्ड, जैसे तुखम कसौस बसरुल बस्ता अगर आया तो बस केवल तुखम कसौस है। इसी तरह से अगर आया मजूफ खराशीदा, तो ये कौन सा होता है, इसका भी एक ही वर्ड है बस, मजूफ खराशीदा। सबको पता होगा जो भी पढ़ रहा है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बच्चे नए हैं वो भी जान लेंगे। ये तुर्बुद है। और मुगरबल कौन सा होता है, सबको पता है, गालिकून मुगरबल। ठीक है, इसमें भी हमने 4-5 सवाल डिस्कस कर लिए। देखिए अगर आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा इससे। सब में मुतलक एक्स थ्रू इट, जामी लफ्ज़ के जो पॉइंट्स है जो शुरू में दे रखे हैं उसी में ये सवाल है, बहुत ही अहम, बहुत ही आसान। क्या है, 5 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, बताइए। इसका सही जवाब है सूरत नौइया। सब में मुतलक कैसे एक्ट करता है, सूरत नौइया के द्वारा। दवा कैसे एक्ट करती है, याद रखिएगा, दवा एक्ट करती है बिल कैफियत, कैफियत के द्वारा। और गिदा जो है वो कैसे एक्ट करती है, गिदा करती है बिल मादा, मादे के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें भी हम कोशिश ये करते हैं इसमें कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लेके चले। अगर एक सवाल पूछा जा रहा यूं का तो रिपीट अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उससे आसपास के एसोसिएटेड जो चीजें हैं हम वो भी डिस्कस कर लें, हमारा मकसद ये रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयरवे नैरोइंग इन अस्थमा अटैक। अब अस्थमा अटैक में कह रहा है एयरवे नैरोइंग कौन सी चीज नहीं करती। जाहिर है जब अस्थमा किसी को है, म्यूकस हाइपर सिक्रेशन होगा तो एयरवे को नैरो कर देगा। एयरवे एडिमा, अगर उसमें पानी भर गया तो उसको नैरो कर देगा। ब्रोंकोस्पाज्म जो है, अगर एयरवे में स्पाज्म हो गया तो वो उसे नैरो कर देगा। तो ये तीनों एयरवे को नैरो करती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, अगर एयरवे डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया, तो वो उसे नैरो नहीं करता बल्कि और ब्रॉड कर देता है। तो इसका सही आंसर हुआ ये। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे क्या करता है, इट में रिजल्ट इन परमानेंट डायलेशन ऑफ एयरवे कॉजिंग एम्फिसीमा। ये बल्कि परमानेंट डायलेशन कर देगा, जिसकी वजह से नैरोइंग तो क्या करेगा, परमानेंट डायलेशन कर देगा, जिसकी वजह से एम्फिसेमा हो सकता है। ठीक है, अगर ये वो हो गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप समझ गए होंगे आप। देखिए अगर ये आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवे नहीं भी बताता, ये जो नीचे के 3 ऑप्शन है, जाहिर है ये इतने आसान है कि पता लग ही जाएगा कि इससे एयरवे जो है वो ब्लॉक होना ही होना है। और फिर चौथा जो बचेगा आप उसे लगा दें। जब सवाल आए और वो आपको ना आ रहा हो, उसमें घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो ऑप्शन अगर आप ढंग से पढ़ लिए और वो सवाल आपको नहीं आ रहा तो भी आप क्लिक कर पाएंगे कि उसका सही जवाब क्या है। तो हिम्मत नहीं हारनी, आखिर तक क्वेश्चन में उलझे रहना है। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज वेरी प्रोमिनेंट। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, जिसने ये पढ़ रखा है कार्डियक से रिलेटेड मेडिसिन में तो वो बता देगा। इसका सही जवाब है, बताइए क्या है। इसका सही जवाब है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के मरीजों में जुगुलर वेन की जो डिस्टेंशन है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। जिसको हार्ट फेलियर, जो पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा है उसकी जुगुलर वेन डिस्टेंशन प्रोमिनेंट हो जाती है। अगला आया, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस अकर्स इन, बताइए। बहुत पूछा गया बदनाम सवाल ये भी, लेकिन अब AIA PGT 2019 में आया तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। वरना अगर मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा होता तो मैं ये वाला सवाल डिस्कस ना करता, क्योंकि ये बहुत ही पूछा गया बदनाम सवाल है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है ब्रेन। लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस कहाँ होती है, ब्रेन में। केसियस नेक्रोसिस कहाँ होती है, ये भी बहुत आता है, ट्यूबरक्यूलोसिस में। और कोएगुलेटिव कहाँ होती है, ये नेक्रोसिस के सवाल हैं, 2-3 ये आते रहते हैं। किडनी, लिवर और हार्ट मसल, जो तीनों ऑप्शन बाकी दे रखे हैं वो इसके हैं कोएगुलेटिव के। समझ गए, लिक्विफिकेशन कहाँ होती है, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस ब्रेन में, कोएगुलेटिव किडनी, लिवर और हार्ट मसल में, और केसियस टीबी में।
मतलब ये जो तीनों ऑप्शन थे इसका आंसर होता कोएगुलेटिव। आगे बढ़ते हैं। तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ स्किन इज कॉल्ड। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। तफर्रुक इत्तिसाल का एक क्वेश्चन आम तौर से कहीं ना कहीं टकराई जाता है, इसका पूरा एक जवाब पढ़ेंगे तो बहुत सारी सब चीजों का दे रखा है, तो ये याद करना, रटना, कंठस्थ करना होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो कि तू उन्हें जो कि तू याद करनी रटनी है, जो कि तू बिल्कुल कंठस्थ हाफजा। उसमें से तफर्रुक इत्तिसाल का भी है। ये पूछे जाने वाले सवालों में से है। कभी स्किन का पूछ लिया, कभी नर्व का पूछ लिया, कभी मसल का पूछ लिया। पूछे जाने वाले सवालों में से ये चीजें बिल्कुल अहम है। जो कोचिंग बच्चे करते हैं उसका मकसद यही होता है कि जो कोचिंग करा रहा है, जो गाइड है, वो उन्हें वो वाले टॉपिक्स बता दे जिसमें से आमतौर से सवाल आता है। जैसे तफर्रुक इत्तिसाल मैं बता रहा हूँ, इसमें से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। हर साल ना आए, लेकिन फिर भी कभी किसी का पूछ लिया, कभी किसी का पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया। ये आने वाले टॉपिक है कि इसमें से सवाल आता है। तो तफर्रुक इत्तिसाल ऑफ स्किन इज कॉल्ड, इसका सही जवाब है सहज। कसर किसके तफर्रुक के इत्तिसाल को कहते हैं? बोन के। बतर किसके कहते हैं? नर्व के। हतक किसके तफर्रुक इत्तिसाल को कहते हैं? मसल के। अब देखिए चारों आपको याद है और इसके अलावा जो बाकी है अगर वो भी याद है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है और बहुत वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिनोमेगैली इज एन एग्जांपल ऑफ। स्प्लिनोमेगैली जो है किसका एग्जांपल है? स्प्लिनोमेगैली में क्या होता है? स्प्लीन जो है वो बड़ी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है, जिसने पढ़ रखा है बता देगा, अमराज़े मिकदार। मिकदार में वो बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल में है स्प्लिनोमेगैली। और क्या हो सकता है अमराज़े मिकदार में? एलिफेंटियासिस। अमराज़े शक्ल में क्या क्या है ये भी देख लीजिए। स्कोलियोसिस, काइफोसिस, इसमें जो मरीज की शक्ल बदल जाती है। काइफोसिस। अमराज़े मजारी में क्या आएगा? इसमें वेरिकोज वेन आ जाती है। और अमराज़े अवैया में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब जो है मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, इसमें क्या क्या आ सकता है। ये भी अच्छा अहम सवाल है, इसमें से भी कुछ ना कुछ रिपीट हो गए पूछा जाता रहता है अक्सर। तहब्बुज इज एन एग्जांपल ऑफ। तहब्बुज बड़ा ही फिर ये रिपीटेड सवाल है। मैं ये बता रहा हूँ 2019 में जिस किसी ने पायनियर, प्रीमियर और एडवांस कर रखा था, उस टाइम में एग्जाम दे नहीं पाया था 19 का, उसका सिलेक्शन हो गया था। ये सब रिपीटेड सवाल है उसके तीनों के। इसके अभी तहब्बुज वाला है। तहब्बुज इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका सही जवाब बताएं क्या है? इसका सही जवाब है वर्मेरिही। वर्मेरिही की एक और एग्जांपल बताएं क्या है? तहब्बुज तो है ही है, इसमें नफखा भी है। और वर में एक बार माई की भी एग्जांपल देख लीजिए। वर में माई क्या क्या हो सकती है? इसका यानी एसाइटिस, इसमें पानी भर जाता है। और दूसरा हाइड्रोसील। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिजीज कैरोट लेडन क्रिस्टल्स आर फाउंड इन स्पूटम इन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब हम स्पूटम का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन सी डिजीज में कैरोट लिडन क्रिस्टल्स पाए जाते हैं? इसका थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। जिस किसी ने पढ़ा हो, शायद ही बहुत कम बच्चे जो सॉल्व कर पाए। इसका सही जवाब है ब्रोंकियल अस्थमा। आप इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा और ये तो देख लीजिएगा यहाँ से। इसके आसपास की चीजें और देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन विच डिजीज। फिर ये बहुत बदनाम जमाना सवाल। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है डी, रेबीज। नेगरी बॉडीज जो है वो रेबीज में पाई जाती हैं। कुछ और बॉडीज देख लीजिए। एस्कॉफ बॉडीज कहाँ पाई जाती हैं? ये रूमेटिक फीवर में पाई जाती हैं। और कॉप्लिक स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? ये रूबियोला में पाए जाते हैं।
देखिए मेरी हमेशा से कोशिश यही है कि जो सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं महज इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पे सवाल स्क्रीन पे दिखाया और आपको आंसर बताया और आगे बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एक्सप्लेन करूँ और ये जो बच्चे नए हैं उनके दिमाग को गाइड करूँ कि आंसर तक कैसे पहुंचना है, सवाल को कैसे देखना है और उसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूं, ताकि एक सवाल के साथ कई सवाल डिस्कस हो जाए, उसको सोचने का नजरिया बच्चे समझेंगे कैसे हो पाएगा और फिर उसके आंसर तक कैसे पहुंचना है। और फिर आखिर में यही है, देखो थोड़ी सी मेहनत करनी है और 30 लाख रुपए 3 साल में तुम्हें मिल जाएंगे। इससे आसान 30 लाख रुपए कमाने का जरिया पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है एमडी से। और इज्जत अलग है भाई, एमडी हो गए, एमएस हो गए, इसलिए मेहनत में लगे रहो पूरी की पूरी। Which of the following test is used for bile salt? देखो क्या पूछा गया है, बाइल सॉल्ट। सॉल्ट वर्ड पे ध्यान देना, बाइल पिगमेंट नहीं पूछा गया, बाइल सॉल्ट पूछा गया। जिस किसी ने पैथोलॉजी पढ़ रखी है वो जानता होगा, बड़ा ही आसान है इसका आंसर। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए क्या है इसका सही आंसर है हेज टेस्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट के लिए हेज टेस्ट और बाइल पिगमेंट के लिए क्या होता है, वाउचर्स टेस्ट किसके लिए होता है, बाइल पिगमेंट के लिए। बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट में जो है फर्क याद रखिएगा। एल्डिस टेस्ट किसके लिए होता है, यूरोबिलिनोजन। और ये रोथरास टेस्ट जो है ये कीटोन बॉडीज के लिए होता है, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज के लिए। ये सब याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है, आसपास के इसके पूछा फिर से जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजीज, बताइए क्या है। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। जितने भी अल्सर हैं उनकी एक ही, जितने भी अल्सर हैं, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी भी तरह का अल्सर हो, वो जो है एक तरह की डिजीज है। जो इसका सही जवाब है तफर्रुक इत्तिसाल। जितने भी अल्सर हैं वो सब तफर्रुक इत्तिसाल है, यानी ब्रीच ऑफ द कंटिन्यूटी। तफर्रुक इत्तिसाल को क्या कहें, ब्रीच ऑफ द कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी का खत्म हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज नॉट नोन इन न्यूबॉर्न, मतलब न्यूबॉर्न में उस विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती। देखिए एडीई के, एडीई के से कुछ याद आ रहा, ये सारे के सारे जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, बताइए कौन सी नहीं होती है। इसको आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं। जो बच्चे पीडिया के क्लिनिक क्या है, हॉस्पिटल क्या है, वो जानते हैं न्यू बॉर्न बेबी में कौन से विटामिन की डोज इनिशियली दी जाती है। किस किस की दी जाती है, विटामिन ए की दी जाती है, डी की दी जाती है और के की दी जाती है। ई की नहीं दी जाती, तो जाहिर है कि ई की डेफिशिएंसी नहीं होती होगी, तो इसका सही जवाब जो है वो है विटामिन ई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थायराइड हार्मोन्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ हार्मोन्स, देखिए ये मुश्किल सवाल है। ठीक है, तो जाहिर है हर बच्चा ये कर नहीं पाएगा और ये रटने वाला सवाल है। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ये थायराइड हार्मोन जो है ये टायरोसिन डेरिवेटिव है। टायरोसिन डेरिवेटिव में कुछ हार्मोन्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। T3 है, T4 है और इसके अलावा जो है एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन है। ठीक है, ये थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा तब जाके बता पाएंगे जो भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A person is said to be infertile when sperm count is less than, बताओ भाई, ये तो ज़ौफ़े बाह का सवाल है। इस तरह के तो जिसने हिकमत की प्रैक्टिस कर रखी बहुत जानता होगा वो। इसका सही जवाब है 20 मिलियन पर ml। अगर 1 ml में 20 मिलियन से कम स्पर्म है तो वो इनफर्टाइल उसे कह दिया जाएगा। और मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, 30% मोटिलिटी मिनिमम होनी चाहिए फर्टाइल रहने के लिए। ये भी याद रखिएगा, स्पर्म मोटिलिटी 30% होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बोन मैरो डज नॉट कंटेन द रेड बोन मैरो, देखिए जहां भी, अगर ये भी मुश्किल सवाल है, शायद ना पढ़ रखा हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि क्लेविकल जो है ना, मैंने अपना एक्सपीरियंस ये है, हालांकि आप इसे अप्लाई मत करिए, मैं अपना आपको एक बार शेयर कर दिया। अगर ऑप्शंस में क्लेविकल है तो उसका आंसर क्लेविकल ही होगा। जहां भी मैं नीट में भी मैंने ये देखा है, यहाँ भी ये देख रहा हूँ कि क्लेविकल अगर ऑप्शन में है तो आंसर क्लेविकल ही है और इसका आंसर भी क्लेविकल ही है। क्लेविकल के अंदर
रेड मैरो नहीं होता। और क्लेविकल की बहुत सारी एग्जांपल भी हैं। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। सेकंड क्या थी? सेकंड मैंडिबल थी। दूसरी जो है ये ओनली बोन है जो दो जगह से प्राइमरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। तीसरा ये है ओनली बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है, लॉन्ग बोन। और एक इसकी खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर रेड मैरो नहीं होता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आखिरी सवाल है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। देखिए विटामिन के दो ही सवाल आ गए इसमें। तो विटामिन में से सवाल आ जाता है, जितने भी विटामिन है इन्हें अच्छी तरह से पढ़िए। विटामिन में से हिस्ट्री ये रही है कि सवाल आने हैं विटामिन में से। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। किस ऑर्गन में विटामिन डी एक्टिवेट होता है? जिसने पढ़ रखा है वो बता देगा। इसका सही जवाब है किडनी। किडनी में जो है विटामिन डी एक्टिवेट होता है। सिक्रीट कहाँ होता है विटामिन डी? D3 जो है कैल्सीफेरॉल, ये स्किन में सिक्रीट होता है जब जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पड़ती हैं। ठीक है, और ये डाइट के जरिए भी ऑब्टेन हो सकता है। बाहर से अगर लिया जाएगा तो डाइट के जरिए लिया जाएगा और फिर ये किडनी में जाता है। किडनी में जो है ये विटामिन डी में, एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे डिस्कस करें और भी मटेरियल इंशाल्लाह अभी हमने शुरू किया है इस यूट्यूब चैनल पे हम डालेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो शेयर करिए। और टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है उसको भी, जो मेरा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप जाके ज्वाइन करिए। और ये मेरा नंबर है, अगर तैयारी से रिलेटेड AIA PGT से या मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।